Hello everyone, welcome to SJI online class 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 6 मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो बच्चों, मैं आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 6 मस्तक नहीं झुकाएंगे नामक कविता का साफ स्वर वाचन करते हुए व कठिन शब्दों का निवारण करते हुए अर्थ को समझाऊंगी। बच्चों, जो ये कविता है मस्तक नहीं झुकाएंगे, इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अब मैं इस कविता का वाचन करूंगी व इसके कठिन शब्दों का निवारण करते हुए अब इसकी व्याख्या आपको समझाऊंगी। आप सभी बच्चे से ध्यानपूर्वक समझिए। हम प्रात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या है, हम प्रात की नई किरण है। प्रात का अर्थ क्या होता है, सुबह। तो हम सुबह की नई किरण है। हम दिन के आलोक नवल। हम दिन माने आपका ये दिन का समय, आलोक माने उजाला, नवल माने नई। हम दिन का नया प्रकाश है। हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल। हम सभी नवीन जो नया भारत है उसके हम क्या हैं, सेनानी हैं, सैनिक हैं। धीर वीर गंभीर अचल। और कैसे सैनिक हैं हम यहाँ के, धीर माने धीरज धारण करने वाले। वीर माने क्या होता है बच्चों, वीर जो बहुत ही अपने कार्य में योद्धन प्रबल होता है, वीर होता है, अर्थात जो अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। गंभीर अचल अर्थात जिसके अंदर गंभीरता और शांति रहती है। तो हम वीर कैसे हैं, वीर हैं यानी कि हम बहादुर हैं। धीर माने धैर्यवान हैं और गंभीर अचल हम बहुत गंभीर शांति वाले हैं। हम प्रहरी हैं ऊंचे हिमाद्री के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं। हम प्रहरी माने पहरेदार। हम पहरेदार कैसे हैं कि ऊंचे हिमालय, जो जिस प्रकार से ऊंचा हिमालय है, हिमाद्री का अर्थ है कि ऊंचा हिमालय जो है उसकी चोटी में जो बर्फ जमी हुई है वह ऐसा लगता है जैसे आकाश को छू रहा हो। तो सुरभि स्वर्ग की लेते, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सुरभि स्वर्ग की लेते। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। तो हम हिमालय की भांति आकाश को छूते हुए उसकी सुगंध को ले रहे हैं। किसकी सुगंध को, स्वर्ग की। हम हैं शांति दूत धरणी के। बच्चों, यहाँ पर धरणी शब्द है, ये धरती माँ के लिए, पृथ्वी के लिए है। तो हम हैं शांति दूत धरणी के। हम धरती माँ के शांति दूत है, शांति का परिचय दिलाने वाले हम क्या हैं, दूत हैं। छाह सभी को देते हैं, वीर प्रशूर माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। बच्चों, यहाँ पर वीर प्रशूर आया है। तो वीर प्रशूर कौन है, वीर योद्धाओं को जन्म देने वाली माँ। जो वीर योद्धा होते हैं उनको जन्म देती है, उनको क्या कहते हैं, वीर प्रशूर माँ। तो क्या है इसका अर्थ कि हम हैं शांति दूत धरणी के, छाह सभी को देते हैं। हम धरती माँ के शांति दूत हैं और सभी को सुख शांति दे। जैसे एक पेड़ होता है वह क्या देता है, छाया प्रदान करता है। इसी प्रकार से जो सेनानी होते हैं वह हमारी रक्षा करते हैं। तो क्या कहते हैं, छाह सभी को देते हैं, वह सभी की रक्षा करते हैं। वीर प्रशूर माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। और जिन वीरों को जन्म देने वाली माता अर्थात जो वे माता जिन्होंने वीर पुरुषों को जन्म दिया है, वीरों को जन्म दिया है, वीरांगनी को जन्म दिया है, तो उनकी आंखों के हम नवीन उजियाले हैं। नवीन माने नया, उजियाले माने प्रकाश। तो हम उन माँ के आंखों का नया प्रकाश है। गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया बच्चों, दिनकर जी ने कहा कि गंगा जी, यमुना जी और हिंद महासागर के हम रखवाले हैं। कौन, सैनिक रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, तो हम शिव की शक्ति है, अर्थात भगवान के द्वारा दिए गए ये जो मानव शक्ति है किसके द्वारा प्रदान होती है, ईश्वर के द्वारा। तो हम कैसे हैं, हम शिवा प्रताप। और महाराणा प्रताप जी को तो जानते हैं आप,
वो भी एक बहुत ही वीर योद्धा है। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि रोटियां भले घास की खाएंगे, उन्होंने कहा हम वीर पुरुष हैं, हम किसी की जो कहते हैं ना कि जल्लत भरी जिंदगी नहीं जिएंगे, हम अपने मेहनत से चाहे घास की ही रोटियां क्यों ना खा ले, अर्थात हम वीरता का परिचय देते हुए अपने ही कार्य को करेंगे। मगर किसी जुल्मी के आटे आले के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। कोई भी जुल्मी कौन होता है? जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, अत्याचारी होता है। तो किसी भी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे, हम अपना सिर कभी भी उसके आगे नहीं झुकाएंगे। बच्चों ये कविता एक बार पुनः समझ लीजिए। हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल। तो कभी क्या कह रहा है कि हम जो सुबह होती है, आपने देखा होगा जो सूर्योदय होता है तो उसकी कितनी शीतल किरणें आती हैं, सभी को प्रकाश प्रदान करती हैं। तो सैनिक, यहाँ पर सैनिकों के लिए क्या कहा गया है कि हम प्रभात की नई किरण है, हम नई सुबह, नई सुबह से यहाँ पर मतलब है स्वतंत्रता का, ठीक है। तो हम प्रभात की नई किरण है, अर्थात सुबह की नई किरण है। हम दिन के आलोक नवल, हम यहाँ के दिन में जो नया प्रकाश फैलता है, हम नए प्रकाश की भांति हैं। हम नवीन भारत के सैनिक, और हम भारत माँ के नवीन माने नए सैनिक हैं। धीर वीर गंभीर अचल, हम धीर माने धैर्यवान, वीर माने वीर पुरुष, गंभीर अचल माने एक जगह स्थिर रहने वाले, गंभीरता युक्त है। हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, हम प्रहरी माने क्या होता है? रखवाला, पहरा देने वाला। ऊंचे हिमाद्री के, जिस प्रकार से हिमालय की ऊंची जो चोटी में बर्फ जमी हुई है, वह किसका प्रतीक देती है कि हम पहरी ऊंचे हिमालय के, उस प्रकार से ही सैनिक भी हमारे भारत माँ की जो बेटे हैं हमारी रक्षा करते हैं। सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, सुरभि अर्थात स्वर्ग, ठीक है। यहाँ पर सुगंध से है, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, सुगंध स्वर्ग की लेते हैं। जिस प्रकार से हिमालय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह गगन को चूम रहा हो। और तो क्या कहते हैं कि हम भी स्वर्ग की सुगंध लेते हैं। हम हैं शांति दूत धरणी के, हम धरती माँ के ऐसे दूत हैं जो शांति पूरे वातावरण में बनाना चाहते हैं, अर्थात शांति ही स्थिर रखना चाहते हैं। छाह सभी को देते हैं, वीर प्रशूर माँ की आंखों के, हम नवीन उजियारे हैं। तो इसमें क्या बताया है कि हम ऐसे शांति दूत है धरती माँ के, जो सभी को एक समान छाह देते हैं। जिस प्रकार से पेड़ सभी को एक समान छाह प्रदान करता है। वीर प्रशूर माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं। और जिन ऐसी माँ जिन्होंने वीर पुरुषों को जन्म दिया है, ऐसी माँ के हम आंखों के नवीन उजाले, आसान नया प्रकाश उनकी आंखों के हम हैं। गंगा यमुना हिंद महासागर की हम रखवाले हैं, हम हैं शिवा प्रताप, रोटियों भले घास की खाएंगे। कहते हैं कि हम गंगा माँ, यमुना जी और हिंद महासागर के हम क्या हैं? रखवाले हैं। हम हैं शिवा प्रताप, हम शिव की भांति, महाराणा प्रताप की भांति हैं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं लेकिन किसी की दी हुई रोटियां नहीं खाते, चाहे हमें घास की रोटियां क्यों ना खानी पड़ जाए। मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। क्या कहते हैं कि हम किसी भी जो जुल्मी है अथवा अत्याचारी है, हम उसके आगे कभी भी अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो बच्चों, इस कविता से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो इन्होंने शीर्षक कहा है कि मस्तक नहीं झुकाएंगे, इसका अर्थ क्या है कि हम भारत माँ के ऐसे संतान हैं जिन्होंने भारत माँ के मतलब भूमि में जन्म लेकर हम बहुत गौरवान्वित हुए हैं। तो कहते हैं कि हमें किसी भी जुल्मी के आगे सर नहीं झुकाना है, हमें अपने कर्मों का पालन, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस संसार में आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से हमारे कर्मवीर सैनिक जो भारत माँ के लाल हैं वह आगे बढ़ते हैं, उन्हें ये परवाह नहीं कि वो आज जिंदा रहेंगे कल मर जाएंगे, ये ऐसा उनके मन में कोई विचार नहीं होता। उनके मन में
सिर्फ स्वतंत्रता का ही विचार रहता है और अपनी भारत माँ के लिए सर्व कुछ मतलब जो उनके पास है, यहाँ तक कि उनका शरीर भी न्यौछावर करने के लिए वह सोचते हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए तथा किसी भी अधर्मी और जुल्मी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Myself, Rakesh Kumar, maths teacher of Shivaji Group of Institution. मैं क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11 तक अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 पार्ट है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है 3 + 2 पावर x, 3 + 2 पावर x इक्वल 27 पावर 1/3 प्लस 64 पावर 1/2। तो 3 पावर 3 × 2 पावर x, तो इस 3 का साइड चेंज करके राइट साइड में ले जाएंगे। तो 2 पावर x इक्वल्स टू 3, 27 को हम 3 पावर में नोट करेंगे तो 3 पावर 3 होल पावर 1/3 और प्लस 64 को 8 पावर 2 होल पावर 1/2 और इस 3 का साइड चेंज करके लाएंगे तो -3 हो जाएगा। 2 पावर x, 2 पावर, अब ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया 3 पावर 1, 3 पावर 2 पावर x, 3 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8 और -3, तो +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर x इज इक्वल्स टू 8। इसको और नोट कर सकते हैं हम, 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 3। अब बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम हो जाएंगे, तो इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 3। आधार समान होने पर घातें समान होती हैं। आधार समान होने पर घातें समान होगी। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर आपका हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है 2 पावर x। सेकेंड पार्ट में 2 पावर x इक्वल्स टू √2 पावर 4 इंटू 128 पावर 1/7। इसमें से भी सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 पावर x इक्वल, इसका पहले रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 1/2 होल पावर 4 और इंटू 127, 2 पावर 7
होल पावर 1/7। नेक्स्ट स्टेप 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 1/2 इंटू 4, चूंकि घात का घात में गुणा होता है, और इंटू 2 पावर 7 इंटू 1/7। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 पावर x इक्वल्स टू, अब आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 पावर 2 प्लस 1, 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 3। आधार समान हो गए तो घातें भी समान होगी, या x बराबर 3। ये इसका आंसर हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में 49 इंटू 7 पावर x इज इक्वल्स टू 343 पावर 1/3 इक्वल्स टू 343 पावर 1/3। तो 49 को हम कह सकते हैं 7 पावर 2 इंटू 7 पावर x इक्वल्स टू, इसको कह सकते हैं हम 7 पावर 3 होल पावर 1/3। नेक्स्ट में अब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 7 पावर x प्लस 2 इक्वल 7 पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 7 पावर x प्लस 2 इक्वल 7 पावर 1। तो आप देख रहे हैं आधार समान हो गए तो घातें भी समान हो जाएंगी, तो होगा x प्लस 2 इक्वल 1। इस 2 का साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 1 माइनस 2, तो x इक्वल्स टू -1। आंसर मिल गया, ये आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 4 पावर x इंटू 2 पावर x, फोर्थ पार्ट 4 पावर x इंटू 2 पावर x इज इक्वल्स टू 32, यानी 32 के घात में 1/5 और गुणा 8 के घात 1/3, 1/3। तो इसे भी आधार 2 पर बदल दिया जाए तो बराबर 2 के घात 2 के होल घात x इंटू 2 पावर x इक्वल 2 पावर 5 होल पावर 1/5। 32 के बाद गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 5 टाइम्स 5 बार आएगा, और गुणा 8 को ऐसे कर देंगे तो 2 के घात 3 होल घात 1/3। घात का घात में गुणा होगा तो 2 पावर 2x इंटू 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 5 इंटू 1/5 और इंटू 2 पावर 3 इंटू 1/3। तो इस 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर हो गया 2 पावर 2x 3x, x ये भी और x ये भी जुड़ गया तो 3x इक्वल, इसमें क्या हो गया 2 पावर 1 2 पावर 1 तो हो गया 2 पावर 2। अब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो 3x इक्वल 2, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो 2/3, और ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। इसका 4 पार्ट थे और मैंने सभी बता दिए।
अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए, इसमें भी कोई पार्ट नहीं है, तो है √3 पावर 7 डिवाइड √3 पावर 3 इज इक्वल्स टू √3 पावर 2x माइनस 1। इसको इससे x का मान निकालना है, तो आधार इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, तो भाग में घातें घटती हैं। आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। तो √3 होल पावर 7 माइनस 3 इक्वल √3 होल पावर 2x माइनस 1। इसमें से घटा देंगे तो √3 पावर में आ जाएगा 4, 7 में से 3 कम कर देंगे तो 4 रह जाएगा, और फिर बराबर इसमें भी √3 पावर 2x माइनस 1। आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल 2x माइनस 3, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। इस 1 का साइड चेंज करके इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 पावर 2x। ये इधर हो गया 5 और ये इधर नीचे आ जाएगा तो अपान 2 इक्वल्स टू x, और यही आंसर हो गया। x की वैल्यू हो गई 5/2। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में भी कोई पार्ट नहीं है, तो इसमें भी x का मान ज्ञात करो। यदि √8 पावर 7 डिवाइड √8 पावर 6 इक्वल टू x पावर 8 पावर x। इससे x का मान ज्ञात करना है। तो लेफ्ट हैंड में आधार दोनों के समान हैं, तो आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं भाग में। तो √8 होल पावर 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 8 पावर x। √8 पावर सपरेट होगा तो √8 पावर 1 इक्वल टू 8 पावर x। अब अभी आधार समान नहीं है, ये √8 है और ये 8 है, तो इससे रूट हम कैंसिल करने के लिए हम कह सकते हैं 8 पावर 1/2 होल पावर 1 इक्वल 8 पावर x। घात का घात से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पावर 1/x 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इक्वल्स टू 8 पावर x। अब आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो x इक्वल्स टू 1/2 और ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज नंबर 3.3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर
1। इसमें है प्रत्येक, निम्नलिखित प्रत्येक को मिश्र करणी के रूप में लिखिए। मिश्र करणी के रूप में, तो इसका फर्स्ट पार्ट है रूप निम्नलिखित करणी को, निम्न करणी को मिश्र करणी, करणी के रूप में लिखो, रूप में लिखो। तो इसका पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है आपका 45, रूट 45। रूट 45 को मिश्र करणी में लिखना है, तो हम रूट 45 के फैक्टर करेंगे। इज इक्वल्स टू रूट 9, 5 का 45 होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसमें दो दो के पेयर बनाने रहते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, और पेयर से एक अंक बाहर आ जाता है, तो इक्वल्स टू 3 रूट 5, और ये आंसर हो गया। तो ये मिश्र करणी के रूप में लिख गया। सेकेंड पार्ट है इसका रूट 63, रूट 63 इक्वल, अब इसके भी हमको प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 9 सत्ते 63, रूट लगाएंगे 63 के अभाज्य गुणनखंड, तो 9 के तो गुणनखंड 3 गुणा 3 और 7 हो गया। 9 सत्ते 63, इसमें भी 3 का एक पेयर बन गया, इस पेयर से एक मेंबर को बाहर निकाल देंगे और 3 रूट 7 इसका आंसर हो गया। तो ये मिश्र करणी के रूप में है, ये केवल करणी के रूप में है। अब इसी तरीके से है 68, तो थर्ड पार्ट है इसका रूट 68 इक्वल्स टू, अब 68 के बाद गुणनखंड करने हैं, तो किस पहाड़े में आता है 17 चौको 68, तो 17 चौको 68 का मतलब है 2 गुणा 2 और गुणा 17, 17 चौको 68, इसमें 2 का एक जोड़ा बन जाता है, तो बराबर 2 रूट 17, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका और अगला है 162, और फिर है 180, और लास्ट में है 108। तो अब लास्ट का देख लीजिए 108, सभी एक जैसे हैं, तो 6 पार्ट है, 6 पार्ट रूट 108 बराबर रूट रूट 108, 108 किस पारे में आता है, तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो 6 के 2 गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, और 18 के गुणनखंड तो 2 गुणा 2, 18 के 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 108 के बाद गुणनखंड ये हो गया, तो 3 का 9 किया 27 दूनी 54 दूनी 108, तो बराबर इसको फिर से लिख दें, बराबर पास पास लिख दें जिससे जोड़े बन जाए, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 का एक जोड़ा बन गया और 3 का एक जोड़ा बन गया। इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो बराबर बाहर कौन कौन से अंक निकला है 2 और 3, तो 2 गुणा 3 और अंडर रूट 3 बराबर 6 अंडर रूट 3, ये इसका आंसर हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको नागरिक शास्त्र पार्ट 1 संविधान का महत्व और कानूनों के लिए जरूरत चैप्टर को डिस्क्राइब कर रही थी। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का आपको कुछ रिवीजन कराने जा रही हूँ।
जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि संविधान, संविधान मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है। ये जो हमारा संविधान शब्द है ये अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है। राजनीतिक विज्ञान में कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ राज्य के ढांचे तथा संगठन से होता है। तो राज्य के संविधान के अंतर्गत क्या आता है बच्चों? राज्य के विभिन्न अंग। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका हमारे देश की संसद होती है और व्यवस्थापिका का कार्य होता है नियमों को बनाना। और जो हमारी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का कार्य होता है नियम तो बन गए लेकिन नियमों का क्रियान्वयन भी करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारी कार्यपालिका का कार्य होता है नियमों को क्रियान्वित करना। और उसके बाद न्यायपालिका आती है जो हमारा सरकार का तीसरा अंग है। तो न्यायपालिका का कार्य होता है कि जो नियम कानून बने हैं उनका सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सरकार के दोनों अंगों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने का कार्य न्यायपालिका का होता है। तो हमारे राज्य के संविधान में सरकार के विभिन्न अंग, उनके संगठन, शक्तियों तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 प्रकार के अधिकारों का वर्णन राज्य के संविधान में किया गया है। तो आपको पता चल गया कि भारत के संविधान में हमारा क्या वर्णन किया गया है? नागरिकों के मौलिक अधिकार, सरकार के विभिन्न अंगों, उनके संगठन व शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारा संविधान भारत का क्या होता है? हमारा भारत का संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की क्या होती है? व्यवस्था होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों संविधान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो हमारा भारत का संविधान है वो भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को ये हमारे लागू हुआ। तो 26 नवंबर का दिन भारत में कैसे मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसकी वजह से उनको कहा जाता है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि उन्होंने प्रारूप समिति का क्या किया था? गठन किया था। तो ये हमारा जो भारत का संविधान है 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, जिसकी वजह से यह दिन हमारे भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को ये हमारा भारत का संविधान प्रभावी हुआ था। तो ये दिन हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारत के संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये पहला विश्व का ऐसा लिखित संविधान है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और सरकार के विभिन्न अंगों के संगठन व शक्तियों का वर्णन किया गया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया बच्चों? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। दूसरी बात हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। थर्ड पॉइंट, इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो भारत का संविधान है वो कुशल सरकार के लिए एक नुस्खा ही प्रदान नहीं करता बल्कि ये सत्ता की सीमाओं से भी संबंधित है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भारत के संविधान में हमारे कौन कौन से मेन पहलू आते हैं। तो हमारे भारत के संविधान में सबसे पहले आता है लोकतंत्र, उसके बाद आता है हमारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रीय एकीकरण जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। तो हम बात करते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब
शासन। तो इट इज, ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारा लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, डिमोस प्लस क्रेटिया। डिमोस का मतलब होता है जनता, क्रेटिया का मतलब होता है शासन, यानी जनता का शासन। तो अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो इसमें लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। अगर वो जनता की कसौटियों पर खड़े नहीं उतरते तो जनता को पूरा अधिकार होता है कि वो उनको उनके पद से हटा सकती है। तो ये हमारा हो गया लोकतंत्र। दूसरा पहलू हम बात करते हैं समाजवाद। तो समाजवाद में क्या आता है कि समाजवाद के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं की जाएगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लिंग, जाति, वर्ण और भाषा के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। व्यस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत सभी 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी भी भाषा से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो। एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक मत। तो ये हमारा भारत के संविधान का रूपरेखा है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं उसके बाद धर्मनिरपेक्षता। तीसरा पहलू हमारा आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को चुनने की स्वतंत्रता, मतलब किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं थोपा जाएगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को चुन सकता है, मतलब हिंदू चाहे तो वो मुस्लिम धर्म को चुन सकता है, और मुस्लिम चाहे तो वो हिंदू धर्म को चुन सकता है या ईसाई धर्म को चुन सकता है। किसी भी तरह की कोई भी प्रतिबंध धर्म को चुनने में नहीं है। तो ये हमारा भारत हमारा क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय एकीकरण, जिसमें बंधुत्व और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो हमारे भारत के संविधान में ये पहलुओं को बहुत ही प्राथमिकता दी गई है। कौन से पहलू बच्चों? लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण के पहलुओं को प्रधानता दी गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों समाज को कानूनों की क्यों आवश्यकता होती है। तो किसी भी समाज में बहुत सी बुराइयां व्याप्त होती हैं, तो उन बुराइयों से निपटारा पाने के लिए हमें कानूनों की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार नियम कानून के अभाव में किसी भी राज्य को व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार नियम कानून के अभाव में किसी भी समाज को भी व्यवस्थित ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं कि हमें समाज में कानूनों की जरूरत है, जिससे हम हमारे समाज में विनियमित तथा ठीक से काम कर सकते हैं। तो ये जो नियम कानून होते हैं, ये हमारी संपत्ति व हमारी सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं तथा ये निश्चित करते हैं कि नागरिक ठीक उसी प्रकार का व्यवहार करे जिस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद समाज उनसे करता है। और नियम कानून हमें ये बताते हैं कि हमारी क्रिया से क्या परिणाम की उम्मीद होती है, और हमें समाज में एकजुट होकर रहने के लिए नियम कानूनों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। बिना नियम कानून के हम अपने समाज को व्यवस्थित ढंग से नहीं चला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ सामाजिक बुराइयों के बारे में। हमारे देश में कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां व्याप्त हैं जिसके बहुत ही दुष्प्रभाव होते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में दहेज प्रथा यानी डॉरी सिस्टम। तो आपको पता है कि दहेज प्रथा, जो भारतीय विवाह में दहेज प्रथा को एक व्यवसायिक पहलू कहा जाता है। मतलब हमारे भारतीय समाज में विवाह में दहेज प्रथा बहुत ही पुराने टाइम से चलन में है। तो दहेज प्रथा सभी राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के बीच में एक आम बात हो गई है। तो ये दहेज प्रथा की बुराइयों को ध्यान में रखते हुए दहेज निषेध अधिनियम, जो कि 1961 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई दहेज लेता है या देता है, तब वह कारावास और आर्थिक रूप से दंड के लिए उत्तरदायी होगा। तो ये जो हमारी प्रथा है, ये बहुत ही पुराने टाइम से चलती आ रही है और इससे निदान पाना बहुत जरूरी है। जिसके अंतर्गत स्त्रियों का शोषण किया जाता है, उन्हें दहेज लेने के लिए मजबूर किया जाता है और मजबूर माँ बाप विवश होकर अपनी लड़की की भलाई, अपनी पुत्री की भलाई के लिए दहेज देने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये अधिनियम सरकार के द्वारा इस प्रथा को, जो ये प्रथा प्रचलित है, इसको दूर करने के लिए ये अधिनियम जारी किया गया। इसमें काफी हद तक सफलता भी सरकार को मिली है।
तो अब हम नेक्स्ट बुराई की बात करते हैं, जो सामाजिक बुराई है, कन्या भ्रूण हत्या। अब बच्चों हम दूसरी सामाजिक बुराई के बारे में बात करने जा रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या जन्म से पहले लड़कियों को मार डालने की क्रिया है। तो गर्भ में ही जन्म से पहले लड़कियों को हत्या कर दी जाती है। तो ये कन्या जो भ्रूण हत्या है, ये पारिवारिक दबाव के कारण लड़के की इच्छा से गर्भपात कराने वाली महिलाओं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पूर्व प्रसव निदान तकनीक यानी PNDT, प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक अधिनियम 1949 लिंग का चुनाव निषेध पारित किया था। पूर्व प्रसव निदान तकनीक, तो पूर्व प्रसव निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत है अल्ट्रासोनोग्राफी और फाइटोस्कोपी आदि निषेध है। मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी भी नहीं करा सकते हैं और फाइटोस्कोपी भी हम नहीं करा सकते हैं। यह अधिनियम 1 जनवरी 1996 से प्रभाव में आया था। यह लिंग चुनाव निषेध अपंजीकृत प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों तथा व्यक्तियों को अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने पर भी रोक लगाता है तथा प्रसव से पूर्व लिंग की जांच निविदा पर भी प्रदर्शित करता है। तो बच्चों अगर हम कानून बनाएंगे तो ये जो कानून बनाए गए हैं, जो अधिनियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, ये समाज की भलाई के लिए बनाए गए ताकि इन अधिनियम के जरिए लोगों को जागरूक किया जा सके कि वो समाज में व्याप्त इन बुराइयों से निदान पा सके। तो आज मैंने आप लोगों को क्या समझाया? आज मैंने आप लोगों को संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु और 2 सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया। कौन सी सामाजिक बुराइयां? दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों क्लास 8H में आपकी कंप्यूटर की क्लास है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 पावर पॉइंट, इसमें बच्चों हम लोग पहले पिछली क्लासेस में हम लोग पावर पॉइंट के बारे में करीब सब कुछ पढ़ चुके हैं जितना आपके कोर्स में है। तो आज हम लोग की जो ये क्लास है ये सिंपल एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास है, ठीक है। तो आप सिर्फ इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे कि हम लोग ने जो इसमें पॉइंट है हम लोग को किस तरह से इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये पावर पॉइंट क्या है, ठीक। हम लोग सबसे पहले पावर पॉइंट जो है इसका जो मेन पॉइंट है कि पावर पॉइंट जो है वो एक MS ऑफिस का कंपोनेंट है। ये किसका है? MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसका ये एक भाग है, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं? हम लोग सबसे पहले MS पावर पॉइंट को हम लोग हाउ टू स्टार्ट MS पावर पॉइंट, हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट पे जाके क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ऑल प्रोग्राम पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? ऑल प्रोग्राम के बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है बच्चों। तो किस तरह से हम लोग स्टार्ट किया? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हम लोग ने माइक्रोसॉफ्ट के बाद इसमें, क्योंकि इसके अंदर का ही एक पार्ट है या इसी का ही एक भाग है इसलिए, तो इस तरह से हमारा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। तो ये तो हो गया इसका सिंपल बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब आती है बारी कि इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का यूज क्यों करते हैं? व्हाई वी यूज माइक्रोसॉफ्ट, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को यूज क्यों करते हैं? सॉरी, पावर पॉइंट को हम लोग क्यों यूज करते हैं? जनरली बच्चों जो पावर
प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि पावर पॉइंट में हम लोग इसमें स्लाइड्स होंगी। सबसे पहली बात तो पावर पॉइंट होता क्या है, ये कलेक्शन ऑफ, यानी कि इसमें स्लाइड्स का समूह होता है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, ये स्लाइड्स का समूह होता है, इसमें बहुत सारे स्लाइड्स होती हैं और वो स्लाइड्स जो होती है वो किस लिए यूज करी जाती है, वो प्रेजेंटेशन के। सपोज मान लीजिए कि जैसे अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ये ऑनलाइन क्लास में आपको विजुअली मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं इस तरह से ना पढ़ा रही आपको ऑनलाइन में मैंने स्लाइड बनाई, मतलब पावर पॉइंट में, तब हम लोग आपने शायद कुछ क्लासेस आप लोगों ने वर्क करा होगा, आपके स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस पावर पॉइंट में ही स्लाइड में ही आए, तो उसमें क्या था कि जैसे हमने कोई एक टॉपिक है उसको मैंने एक स्लाइड, आप उसको अदर वर्ड्स में समझ सकते हैं कि आपने एक पेज में जितना लिख सकते थे लिखा और उसमें एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है, आपने उसको बोल के एक्सप्लेन किया और बाद में आपने उसको रन करना है। तो क्या हो गया कि उसमें यहाँ पे जो टीचर डिस्प्ले करा है वो नहीं खड़ा होगा, सिर्फ आपको वॉइस सुनाई पड़ेगा, जो स्क्रीन पे है वो पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। तो वो जो आपको जो पेज दिखाई पड़ रहा है उसको हम कहते हैं स्लाइड, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से क्या हुआ कि हम लोग ये कहते हैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज यही होता है कि पहली बात तो इसमें हम लोग ऑडियो वीडियो एड्स का यूज करते हैं। ऑडियो वीडियो एड का मतलब क्या हो गया कि हम लोग इसमें स्पीकर, माइक्रोफोन, ये सारी चीजें जिनसे हम बोल सकते हैं और जिनसे हमको सुनाई पड़ सकता है, तो ये सारी चीजों का हम लोग उसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब आपका और ये जनरली क्या होता है, आपकी जो बड़ी मीटिंग होती है जहाँ पे आपको अपना कोई डेमो देना है या इस तरह की प्रेजेंटेशन, मतलब बहुत अच्छा इससे इफेक्ट भी आता है, तो वहाँ पे हम लोग कलरफुल अपनी स्लाइड्स को और इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया। अब हमने जब ये कहा कि पावर पॉइंट में जो और जो एक चीज आती है, पावर पॉइंट में हम लोग जो भी फाइल बनाते हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है दैट इज द PPTX। ये ध्यान रखिएगा, ये पावर पॉइंट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है। ये क्या होता है, उसका एक्सटेंशन। सपोज मान लीजिए आपने एक फाइल बनाई है और उस फाइल का नाम है SGOI, तो डॉट लगा के PPTX, यानी कि ये जो हो गया वो एक्सटेंशन। क्लियर है बच्चों, ये चीज आपको पता चल गई। अब उसके बाद बात आती है कि मैंने कहा कि स्लाइड्स का समूह होता है, तो ये स्लाइड क्या होती है, ठीक है। ये जो स्लाइड है वो क्या होती है, अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो है आपका स्लाइड क्या होती है। स्लाइड सपोज मान लीजिए ये आपका पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, या इस तरह से आपका एक स्क्रीन ओपन होती है, ये आपका MS पावर पॉइंट की स्क्रीन है, यहाँ पे आपको एक आयताकार बॉक्स नजर आता है, यहाँ पे आपको एक आयताकार बॉक्स नजर आता है। तो ये जो बॉक्स होता है इसमें आपका अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये डॉट डॉट करके ये बना होता है और यहाँ पे आपका इस तरह से ये डॉट डॉट के दो आपके इस तरह से जनरली डिवाइड होता है। तो ये जो आपका होता है, ये जो आयताकार जो चौकोर भाग होता है, आयताकार जो भाग है ये कहलाता है स्लाइड, ठीक है। जहां पर हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी पिक्चर, मतलब जहां पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं, कुछ भी हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, कोई भी मूवी, मतलब कोई मूवी कुछ भी हम लोग इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे ये डॉट डॉट करके दो इसमें एरिया होते हैं, ये इनका जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये बॉडी। तो दो पार्ट में होता है, एक में हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं और एक में उसकी डिटेल्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से स्लाइड्स होगी। तो ये आपको सबको क्लियर हो गया कि हमारी स्लाइड्स क्या होती है। अब उसके बाद बारी आती है जो मेन आपका है कि दो इसमें चीजें आपकी होती हैं, एक होता है ट्रांजिशन और एक आपका वर्ड आता है इसमें एनिमेशन। व्हाट इज द ट्रांजिशन एंड व्हाट इज द एनिमेशन, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन, ये दो चीजें क्या होती हैं। स्लाइड हम सबको पता होगा कि हम लोग जो इसमें कहते हैं ना फाइल खोल रही तो वो स्लाइड्स होते हैं, और एक स्लाइड में बहुत एक आप जो प्रेजेंटेशन होगा, जो फाइल होगा, जो जैसे हम लोग MS वर्ड में कोई फाइल बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आपका प्रेजेंटेशन बना है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स बनाएंगे। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन में क्या होता है कि एक जैसे मान लीजिए अगर
आगे की स्लाइड में जब अगर हम लोग को फॉरवर्ड स्लाइड में जाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें बीच में स्लाइड को रोकना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे बीच में हमें स्लाइड को रोकना है तो एस्केप प्रेस करेंगे। अगर आगे स्लाइड को जाना है, ठीक है, तो पी प्रेस करते हैं, और बैकवर्ड के लिए क्या इस